वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग बाय डूइंग विद श्याम। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 30 क्वेश्चन में ले आया हूँ। ये पिछले ईयर से है, यानी प्रैक्टिस पेपर है। ये 2018 का पेपर है। इससे 30 क्वेश्चन जो CDP के होते हैं वह पहला सेक्शन पार्ट 1 से ले आया हूँ, यानी 1 to 5 वाला है ये। तो इसको हम प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं हम कितना कर पाते हैं। तो चलिए साथ में प्रैक्टिस करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। अपने आप को देखेंगे कि हम कितना नंबर ले आते हैं। ये सेल्फ प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, जो आने वाले 2020 का एग्ज़ाम है उसके लिए ऑलरेडी होने लगेगी हमारे साथ। तो चलिए करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए, ज़रूर कर लीजिए भाई मेरे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि बच्चे जो हैं वो डैश को छोड़कर, इन चारों ऑप्शनों में से छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो आप देखोगे, जब बच्चे, अगर जनरल भाषा में, अगर जनरल सामान्य अपने आसपास वातावरण को देखोगे आप अगर और सोचोगे, तो आपको निष्कर्ष पे पहुंचोगे कि बच्चे जो हैं किससे लिंग निर्धारण कर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो वह 3 होंगे जो जिससे कि लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते होंगे। एक ही तो होगा जिसके द्वारा नहीं करते होंगे, तो वही होगा, ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो बच्चे जो है लिंग भूमिकाएं जो है जेंडर रोल्स एक्वायर करते हैं, जेंडर रोल एक्वायर करते हैं इन चारों ऑप्शन में से किसके द्वारा। तो समाजीकरण, समाज एक बनता है। जब एक समाज, तो उसमें तो दो लिंग होते ही हैं, तभी तो मिल के समाज बनता है ना। हमारे उसमें स्त्री पुरुष 2 होते ही हैं, तो दोनों मिल के समाज का निर्माण होता है। तो जेंडर निर्धारण में तो समाज का भूमिका तो है ही। तो ये तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। संस्कृति भी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिल के ही संस्कृति के अंदर ही आती हैं। एक तरह से देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं संस्कृति का बहुत बड़ा रोल है। तो संस्कृति भी हो गया ये, क्योंकि एक महिला और एक पुरुष के लिए संस्कृति जो है कहीं ना कहीं अलग भी होती है कुछ, और कुछ मतलब कुछ सेम भी होती है। तो आप देख रहे हो कि संस्कृति मतलब ये सब सारी चीज़ें मिल के एक संस्कृति का रूप धारण करती हैं, और संस्कृति समाजीकरण का कभी एक हिस्सा है। तो ये भी नहीं हो सकता आपका ऑप्शन। फिर आप देखोगे ट्यूशन दे रखा है, इसमें ट्यूशन दे रखा है। तो क्या ट्यूशन में लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं? वहाँ तो कोई भी लिंग हो, मतलब ट्यूशन, अगर ट्यूशन की सामान्य ट्यूशन की बात कर रहा है तो उसमें तो कोई भी मतलब अंतर नहीं किया जाता है। ट्यूशन की तरह पढ़ा जाता है, या कि जो भी है ट्यूशन उसी की तरह फॉलो होता है। तो ट्यूशन में तो कोई लिंग भूमिका का मुझे आधार नहीं दिख रहा है। मीडिया में है। इन दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूजन है मुझे, लेकिन अगर एक ऑप्शन चूज करना होगा तो हम चूज करेंगे मीडिया। यही ऑप्शन सही है, और चूँकि आंसर की में भी यही दे रखा है तो हम इसी को मानेंगे। तो ये जो 3 ऑप्शन है इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत है, लेकिन देखा जाए तो वैसे जनरली ये तीनों सही हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा मीडिया वाला ऑप्शन, सॉरी मैं ट्यूशन वाला ऑप्शन, सॉरी मैं फ्रेंड ये गलत बोल दिया मैं। ये ट्यूशन जो मैंने आपको बताया ट्यूशन का, ये ट्यूशन ही तो है जिसमें कि महिला पुरुष साथ में बैठ के पढ़ते हैं, या उसमें कोई लिंग का मुझे नहीं लग रहा कोई आधार है। तो ये तीसरा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन के हिसाब से। तीसरा ऑप्शन, वैसे ये तीनों जनरली देखा जाए तो 3 ऑप्शन ये सही हैं, पहला और दूसरा और चौथा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से यह है कि क्या है। तो इसको करते हैं, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से क्या है। आलोचना एक है, इनमें से क्या। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। अगर मानकीकृत परीक्षण है तो भाषा को समझना मुश्किल कैसे हो सकता है। फिर कह रहा है परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, ये भी कह रहा है नहीं किए जा सकते, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा ये। फिर कह रहा है वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं।
ये एक आलोचना, स्पष्ट आलोचना नहीं है। यहाँ नीचे कह रहा है वह मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। यहाँ कह रहा है वह मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। चूँकि ये वाक्य सही है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये इतने यहाँ तक ये वाक्य सही है, तो इसलिए पक्षपाती इसको कहा जा सकता है। तो आलोचना के रूप में ये वाला चौथा ऑप्शन सही होगा 100%। तो ये वाला 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत, एकाधिक बुद्धिमानी, एकाधिक यानी एक से अधिक, यानी मल्टीपल कह सकते हैं। एकाधिक का मतलब एक से अधिक, तो एक से अधिक यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत क्या कहता है? बुद्धि कई प्रकार की हो सकती हैं और पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेज़ी से बढ़ाई जा सकती है। इसमें चूँकि हम बात पहले ही बता दी आपको कि एक से अधिक बुद्धिमान, एक से अधिक बुद्धिमानी यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि कई तरह की हो सकती है। हम ऐसे ही कह दिए यहीं पे कि एक से अधिक बुद्धिमानी यानी विभिन्न प्रकार के बुद्धि, तो बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पहला स्टेटमेंट में दे रखा है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती हैं। तो सिद्धांत क्या कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती हैं। चूँकि पहले ही हम इसको अगर आप सही से इसको पढ़ोगे, देखोगे, एक से अधिक बुद्धिमान, मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बुद्धि कई प्रकार की हो सकती हैं। आप ये चीज़ें ऑटोमेटिक आपके मुंह से निकल जाएगी कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती हैं, और वही चीज़ ऑप्शन में भी दे रखा है। तो इसका मतलब बुद्धि कई प्रकार की हो सकती हैं, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, और चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। कहाँ पे? बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, या आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शनों को प्रमाणित करने में, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने में और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, या बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। तो शिक्षक जो है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन, ये शिक्षक के लिए कहा जा रहा है। तो वो क्या कर सकता है? दोनों का उपयोग कर सकता है। बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में, क्या क्या ज़रूरतें हैं उसकी सीखने में, और उसके बाद शिक्षा रणनीति का चयन करने में कि उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, पहले आवश्यकताएं पता चल जाएं, फिर उसके अनुसार हम उसकी रणनीति बनाएंगे हम उसके शिक्षण के लिए। तो पहला ऑप्शन ठीक लग रहा है, तो पहला ऑप्शन सही होगा इसका। आगे आप दूसरा ऑप्शन पढ़ोगे तो आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने, आवधिक अंतरालों पे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए, यहाँ पे सीखने के अंतराल को भरना आ गया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, तो ये जो है ये वाला इसी में हमें कुछ दिखाई पड़ रहा है, तो इसलिए ये ना होके हमें पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? सतत और व्यापक मूल्यांकन, पहला ऑप्शन है कि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, या इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको इसमें आंसर जो बताया मैंने वो गलत है। ये चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही है, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चों के सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षा रणनीति का चयन करने में। चूँकि यहाँ सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं, तो बच्चे की प्रगति में, उपलब्धि स्तर को जानने में, यहाँ पे हम मोटा मोटी कह सकते हैं इसको, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन शायद सही है। आंसर की में यही दे रखा है, तो ये वाला सही है, ये गलत है। तो इसके लिए मैं सॉरी हूँ, आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ माफ़ कर देना। ये जो है चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैं जैसा कि पढ़ चुका हूँ, तो इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। 3 तो संबंधित होंगे, इसमें 3 ऑप्शन, एक नहीं होगा, तो इसमें कौन सा संबंधित नहीं है कह रहा है।
तो यहाँ कह रहा है पहला ऑप्शन देखोगे आप, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ये ऑप्शन अभिन्न अंग है, तो ऐसे देखा जाए जनरली तो ये सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन सही नहीं है। फिर कह रहा है ये विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। ये भी सही है, बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है, सतत और व्यापक, लेकिन ये ऑप्शन के हिसाब से सही नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से। फिर कह रहे हैं बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। ये कैसे कह सकते हैं धीमा, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है? स्टेटमेंट ही गलत है, तो ये ऑप्शन कैसे सही हो सकता है? तो ये ऑप्शन गलत है। तो गलत है तो उसका कह रहा है संबंधित नहीं है, यानी गलत है, तो ये वाला ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से सही होगा, और बाकी ये भी ऑप्शन सही होगा जनरली अगर देखा जाए तो। लेकिन ये ऐसे ये सही नहीं है, और क्वेश्चन के हिसाब से ये सही है, जो कि हमारे हिसाब से ये गलत है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से सही है। अगला क्वेश्चन ये है क्वेश्चन कि बच्चों में प्रतिभाशीलता डैश के कारण हो सकती है। प्रतिभाशीलता किसके कारण? एक संसाधन समृद्ध वातावरण के कारण, सफल माता पिता, एक आनुवंशिक दिनचर्या, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। तो मुझे लग रहा है आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। तो फ्रेंड देखो कि पहला, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, एक संसाधन मिल जाए और समृद्ध वातावरण मिल जाए तो उसकी प्रगति के लिए ये कुछ आधी अधूरी चीज़ें हैं, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। फिर कह रहा है सफल माता पिता, सफल माता पिता से ये प्रतिभाशीलता, हाँ सफल माता पिता हैं तो चांस कुछ रहता है, लेकिन उसके साथ साथ वातावरण, माहौल भी तो होना चाहिए ना, वातावरण भी तो होना चाहिए, तो ये भी स्टेटमेंट आधा अधूरा है, तो गलत है। फिर अनुशासित दिनचर्या, अनुशासित दिनचर्या नहीं हो सकता। फिर कह रहा है आनुवंशिकता, ठीक है, आनुवंशिकता जो माता पिता से आएगा। फिर वातावरण, चूँकि मैंने यहाँ आपको बताया, वातावरण के बीच दोनों की मिलीजुली अंतःक्रिया, जो भी अंतःक्रिया होती है उसी के दोनों का पारस्परिक जो अंतःक्रिया होगी, तभी तो एक सफलता, एक कुछ अच्छी चीज़ निकलेगी। अच्छी चीज़ यानी कि एक प्रगतिशील बालक जो उस माहौल में रहता है। तो ये चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले, सामाजिक रूप से भी वंचित है वो बच्चा और आर्थिक रूप से भी वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है, ये ताकि वो मुख्यधारा की भाषा सीख सकें। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, अच्छा व्यवहार सीखें। चूँकि आप इसमें ऑप्शन को देख ले, क्या कह रहे हैं आप, ऑप्शन पढ़ते ही समझ जाओगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं, मुझे लग रहा है, ज़्यादा चीज़ें याद करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, तुरंत पता चल जा रहा है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप देखोगे पहला ऑप्शन, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देना, सही, जहाँ से वो आ रहे हैं उसी ज्ञान को, उनकी जो मातृभाषा है या क्षेत्रीय भाषा है उसको महत्व देना, भाषाई ज्ञान को, जिस भाषा को अपने साथ वो लेके आ रहे हैं पहले, तो उनको महत्व देना तथा उनका उपयोग करना है, तथा उनका उपयोग करता है, तथा उनका उपयोग करता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है, आवश्यकता होती है, बच्चों के माहौल की आवश्यकता होती है, क्या पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, वह कक्षा जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगर बाकी आप देखोगे तो ऐसे ही ऑप्शन गलत दिखेंगे आपको। कैसे? उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करना, हतोत्साहित आ गया इसमें, यह ऑप्शन गलत हो गया। फिर उनकी क्षमताओं के आधार पर, क्षमता के आधार पर अगर आपने वर्गीकृत कर दिया तो ये वाले ऑप्शन कभी सही नहीं होते। और उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है, गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है किस पे? उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, या शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों पर। तो फ्रेंड इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, देखिए मतलब आप देखते ही ऑप्शन को कह दोगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। इस तरह के क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा ज़्यादा दिक्कत करता है ये एग्ज़ाम में सॉल्व करने में, या एक ऑप्शन टिक करने में। तो आप देखोगे इसमें उन्हें अतिरिक्त समय देने में ये क्या कहते हैं, ये तरीका नहीं हो सकता एक कक्षा में हस्तक्षेप करने का। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप, अतिरिक्त समय देने का, ये ऑप्शन सही नहीं होता है। फिर उनके प्रति स्नेही व्यवहार होना चाहिए, लेकिन खाली स्नेही व्यवहार अगर खाली कह रहा है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा।
उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की, क्यों शिक्षक तो हैं ही, तो अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देना ये भी कोई ठीक तरीका नहीं है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। शिक्षक द्वारा अनुकूलित जो है, अनुकूल शिक्षक उसका क्या वातावरण दे, वैसा अनुकूलित वातावरण उसके लिए, उसके जैसा और प्रेरक निर्देशन तरीका, जो उसको मोटिवेट करे वैसा तरीका कोई शिक्षक दे, उसमें हस्तक्षेप करे, तो वो लड़का जो है प्रतिभाशाली होगा। तो एक प्रतिभाशाली बच्चे के लिए यही जरूरी भी है, तो चौथा ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। इसमें कह रहा है उपयुक्त नहीं है। तो कोई भी बच्चा हो, अति संवेदनशील हो या नॉर्मल बच्चा हो, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है आप देख सकते हो इसमें। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त है, कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका है। आप इसमें 3 तरीके ढूंढ लो जो तरीके उपयुक्त हैं। एक बचेगा वही नहीं होगा, तो वो वही ऑप्शन होगा सही। तो आप 3 ढूंढ लो या 1 ढूंढ लो। तो देखते हैं, कह रहा है कि उपयुक्त तरीका नहीं है। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, तो ये जो है एक तरीका हो सकता है, इसमें कह रहे हैं नहीं है, लेकिन ये अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, वैकल्पिक तरीका यानी अल्टरनेट तरीका, कोई और तरीका, ये तरीका नहीं है तो कोई और तरीका, या वो तरीका नहीं है तो कोई और तरीका। तो इस तरह से अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश हो सकती है, तो ये एक तरीका हो सकता है, ये तो एक तरीका हो सकता है। तो इसलिए हम ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये हो सकता है। अब पूछ रहा है कि नहीं हो सकता, तो ये तो हो सकता है, तो इस पहला ऑप्शन नहीं होगा। फिर दूसरा देखते हैं, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। सही बात है, दैनिक जो भी कार्य कर रहे हैं अगर उनसे खेल से जोड़ दिया जाए या उनकी शारीरिक गतिविधि से, यानी वही खेल से, फिजिकल एक्टिविटी से, कहने का मतलब है फिजिकल एक्टिविटी से जोड़ दिया जाए, तो ये भी एक तरीका हो सकता है, उनके सीखने में मदद करेगा। ये डायरेक्ट उनको मदद करेगा अगर उनके फिजिकल एक्टिविटी से जोड़ दिया जाए, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर कह रहा है कि बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, तो ये तरीका, बेचैन हो तो उन्हें फटकार लगाना तो तरीका नहीं होता है। तो यहाँ पूछ ही रहा है कि उपयुक्त तरीका नहीं है, तो फटकार लगाना ही नहीं है हमें, तो ये तरीका भी नहीं है, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और बाकी सब गलत होंगे। एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। सही बात है, अगर बहुत बड़ा आपको एक कार्य दे दिया गया बहुत बड़ा, तो आप देखते ही कहोगे इतना बड़ा कार्य कैसे। अगर वही हम एक व्यवस्थित छोटे छोटे टुकड़े में कर लें, टुकड़े में तोड़ लें, उसको करने की कोशिश करें, तो पहले ये क्रम से यही करेंगे, फिर दूसरा तीसरा ऐसे कर लेंगे, तो पता चलेगा हमने पूरा काम कर लिया। तो ये एक तरीका होता है, तो ये भी तरीका होता है, इसलिए चौथा भी नहीं होगा। तो तीसरा चूँकि मैंने आपको बता दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं। अलग अलग पैटर्न अलग अलग बच्चों के लिए, तो वो पहचान करते हैं उन बच्चों को जो डिस्लेक्सिक हैं, सृजनात्मक हैं, प्रत्यास्थी हैं या विकलांग हैं। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन को देखते ही मुझे लग रहा है ये भी, इसका भी ऑप्शन आपको पता चल गया होगा। अब ऐसे देख सकते हो कि कह रहा है अलग अलग सोच यानी विभिन्न जो डिफरेंट बच्चे होंगे उनकी सोच सबकी अलग अलग होगी। तो यानी सोच यानी वो उनकी थिंकिंग अलग अलग है, तो हम कह सकते हैं कि कोई ज़्यादा मतलब कोई ज़्यादा अच्छा सोच सकता है, कोई उससे एक कदम आगे तक सोच सकता है, या कोई मतलब सबका तरीका अलग अलग है, यानी सबकी क्रिएटिविटी कह सकते हैं कि अलग अलग होगी, सबकी क्रिएटिविटी अलग होगी। तो ये जो क्रिएटिविटी है, तो अब यहाँ पहला ऑप्शन देख रहे हो डिस्लेक्सिक है। डिस्लेक्सिक में यानी कि अलग अलग, अगर सोच अलग अलग है तो डिस्लेक्सिक कैसे है, क्योंकि डिस्लेक्सिक तो होता है पढ़ने संबंधी विकार, जो पढ़ नहीं पाते हैं हम, पढ़ने में कठिनाई होती है, तो उसमें उसके लिए होता है ये। तो ये तो पहला ऑप्शन हमने हट गया हमारा, क्योंकि ये पढ़ने संबंधी विकार हो गया। फिर कह रहा है सृजनात्मक है, यानी कि ये ही क्रिएटिव है। तो सही बात है, अगर सोच अलग अलग है तो सबकी सोच अलग, सब अलग अलग क्रिएटिविटी करेंगे, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर प्रत्यास्थी नहीं है, विकलांग भी नहीं है कोई, ये ऑप्शन तो ऐसे ज़बरदस्ती यहाँ पे ठूस दिया गया है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत ही हो गए। फिर दूसरा ऑप्शन चूँकि बताया सृजनात्मक है, क्रिएटिव है वो, क्योंकि उनकी सोच अलग अलग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। तो इसमें 3 ऑप्शन होंगे जो समस्या हल करने का वर्णन कर रहा होगा।
तो पहला है कि कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। तो कह रहा है कि कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर रहा है, नहीं कर सकता। तो इसमें भी हम एक ऑप्शन को बहुत आसानी से चूज कर सकते हैं। कुछ हल करते समय, पहला ऑप्शन है कुछ हल करते समय गलतियों के प्रति ईमानदार रहना, ये तो सही तरीका है। गलतियों के प्रति ईमानदार रहना ये तरीका हो सकता है, चूँकि पूछ रहा है क्वेश्चन में नहीं हो सकता, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये एक तरीका हो सकता है। फिर कह रहा है सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावलियों का प्रयोग करना, विभिन्न उत्तरों वाले, तो ये एक तरीका हो सकता है। विभिन्न शब्दावली का प्रयोग कर रहा है, डिफरेंट, तो ये भी तरीका हो सकता है। तो ये तरीका चूँकि हो सकता है, क्वेश्चन में पूछ रहा है नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है अभिसरण उत्तर वाले यानी कन्वर्जेंट आंसर, अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना, कन्वर्जेंट उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, ये तरीका नहीं होता है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। और चर्चा करना यहाँ पे है, तो चर्चा करना तो एक तरीका होता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यही जो है तरीका नहीं होता है, तो क्वेश्चन के लिए ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, कौन सा एक संवेग है यानी इमोशन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इमोशन है, डर है, ध्यान, उत्तेजना या स्मृति, कौन सा एक इमोशन है। तो इमोशन आपको पता ही है, रोना, हंसना, डरना, ये सब इमोशन चेहरे पे ही दिखते हैं। तो इमोशन जो चेहरे पे दिख रहे हो आपको, तो एक तरह से देखा जाए तो इसमें डर जो है ऑप्शन, इमोशन जो है डर है, तो ये ऑप्शन सही होगा, इमोशन डर यानी फियर, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। 3 साल का बच्चा बता रहा है दूध बूथ पर एक मशीन के द्वारा दूध, उसने कहीं देखा होगा कि जो मशीन गाड़ी आती है हमारे एटीएम कहते हैं उसको, वो दूध देती है, जितना पैसा दोगे उतने का वो दूध एटीएम में से निकल जाएगा। जैसे पैसे निकलते हैं एटीएम से, वैसे दूध निकल आएगा। तो बच्चे ने वही देखा है, वही बोल रहा है कि दूध बूथ पर एक मशीन के द्वारा दूध का उत्पादन हो रहा है। 3 साल का बच्चा, उसको ज़्यादा कुछ पता है नहीं, तो उसको नहीं लगता कि गाय भैंस से दूध आता है, बकरी से आता है, ऐसा कुछ। तो वो सिर्फ सीधे सीधे यही कह रहा है कि मशीन के द्वारा दूध का उत्पादन होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो हम क्या कहेंगे कि बच्चे की बुद्धि जो है, उस समय समझ है, उसको स्पष्ट करने के लिए इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, या बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है, या बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, या बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है, बहुत छोटा ज्ञान है, सीमित ज्ञान है, ज़्यादा दूर तक नहीं देखा है। तो फ्रेंड, चूँकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि बच्चा देखा है कि मशीन से दूध निकला है, तो बता रहा है कि मशीन से दूध निकलता है, उत्पादन मशीन से होता है। तो इसका मतलब आज तक उसने गाय को दूध देते नहीं देखा है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा स्पष्टीकरण हमें देना है। तो बच्चे ने, इसका मतलब बच्चे ने मशीन से दूध निकलते हुए देखा होगा, तो उसका वो अनुभव हो गया, तभी तो वो कह रहा है ना, दूध निकलते देखा है तभी बता रहा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन में ही दे रखा है, बच्चे जब का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा है, नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे ने गाय को देखा है लेकिन गाय को दूध देते नहीं देखा है, या गाय से दूध निकालते नहीं देखा है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, ये भी ऑप्शन गलत है। बच्चे की दुनिया सीमित है, सिर्फ एक ही है कि बच्चे ने जो है मशीन से दूध निकलते हुए देख लिया है, तो कह रहा है अब जिस दिन गाय से देख लेगा कहेगा कि गाय भी दूध देती है और मशीन भी देता है। जब तक उसको डिफरेंस ना बता दिया जाए कि गाय का ही दूध मशीन में डाला जाता है, तब तक वो दोनों को समझने लगेगा जिस दिन देखेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा उदाहरण है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। तो फ्रेंड, इसमें इसको भी मुझे लग रहा है देखते ही पढ़ते ही कोई आंसर मिल गया हमें कि कौन सा आंसर होगा। तो फ्रेंड, आप इसमें पहला ऑप्शन देखोगे तो कह रहा है शिक्षक
एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। शिक्षक को पाठ्यपुस्तक पे कभी भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह के ऑप्शन सही नहीं होते हैं, तो ये वाले ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो ये गलत ही है, सॉरी गलत हो गया। अगला है पाठ्यक्रम को समय पर पूरा। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा, दोहराना, पर्याप्त समय देना दोहराने के लिए, ये सब वर्ड जो जिस ऑप्शन में लग गए वो गलत होते हैं। पाठ्यक्रम को समय पर पूरना, अब अगर किताब के पाठ्यक्रम के हिसाब से आप चल रहे हो तो एक बाध्यता है, हो गया ये, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन सही नहीं होते हैं। फिर आराम के लिए जगह बनाना, यहाँ तक तो आप देखोगे आराम के लिए जगह बनाना, तो ये ऑप्शन गलत लगेगा अगर सिर्फ हो आराम के लिए जगह बनाना तो। लेकिन आगे लिखा है कि संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, जहाँ बच्चे संवाद करते हैं, क्योंकि चर्चा ही महत्वपूर्ण होता है। तो संवाद यानी चर्चा कर रहे हैं आपस में, तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं चीज़ें और बहुत सही होती हैं चर्चा करना। तो ये वाला ऑप्शन आप देख रहे हो कि संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, तो ये वाला ऑप्शन 100% सही हो जाएगा। और यहाँ अनुशासन बनाए रखना शिक्षक का कार्य नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य अनुशासन बनाए रखना नहीं है। ये आप भी जानते हो कि अनुशासन बनाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य शिक्षक का नहीं है, क्योंकि नाम ही शिक्षक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोत्साहित करती है समृद्ध शिक्षा के लिए, वो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा? तो वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि, कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक यानी सेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। फिर अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा हो, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता है। या पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा हो, या वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। अब ऑप्शन मुझे लग रहा है इसमें भी आपको मिल गया हो। फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन आप देखोगे तो इसमें कह रहा है कि खुली गतिविधि हो। खुली गतिविधि वही मतलब कि आपको एक ऐसा वातावरण दिया जा रहा है जिसमें कोई रोक टोक नहीं है उस बच्चे के लिए, खुली है सब कुछ, खुला प्रक्रिया हो रहा है वहाँ पे। कोई अनुशासन, उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं लगा है। तो ये एक तरह से वो कक्षा जिसमें खुली गतिविधि हो, कोने हो, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली हो और सेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय यानी जब मर्जी तब उस बच्चे को प्राप्त हो। तो ये आप पढ़ोगे तो स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑप्शन जो है ये कक्षा समृद्ध शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करेगी, ये पहला ऑप्शन सही भी होगा। अगर और सारे ऑप्शन देखोगे तो आपको स्टेटमेंट गलत लगेंगे। देखते हैं, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री हो वाली कक्षा हो, अलमारी में रखी हुई हैं सारी चीज़ें, जहाँ सामग्री को सप्ताह में एक बार, सिर्फ एक बार कह रहा है सप्ताह में, यहाँ पे जब चाहे तब ले रहे हैं, यहाँ सप्ताह में एक बार, तो कौन सा सही है? पहला। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर दूसरा आप देख सकते हो कि पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। योजनाबद्ध यानी इसमें अनुशासन भी कहीं ना कहीं है, इस पर बाध्यता भी लगा हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। फिर वह कक्षा जिसमें प्रतिदिन विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों को पहुंच से परे हो। सामग्री जो है वो बच्चों की पहुंच से परे हो, जो कभी मिलता ही नहीं है, यानी इसलिए छुपा कर रख दिया गया है कि वो ज़्यादा दिन तक चले, सिर्फ दिखावा के लिए। तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। तो आपको मिल गया पहला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? भाई पाठ्यपुस्तक की भूमिका का वर्णन कौन ऑप्शन कर रहा है? कौन सा? वे एक राज्य या एक राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। अधिगम में एक राज्य या एक राष्ट्र में। फिर वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं, या वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। तो फ्रेंड, पहला ऑप्शन है वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाते हैं। क्योंकि आप देख सकते हो कि पाठ्यपुस्तक की बात कर रहे हैं यहाँ, तो पाठ्यपुस्तक हर राज्य और राष्ट्र में एक तरह से नहीं होते हैं। जैसा कि आपको भी पता होगा, हर जगह का अपना हर स्टेट का उनकी कुछ अपनी पॉलिसी होती हैं, अपना सिलेबस होता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन क्या कर रहा है? वो राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। बनाते तो हैं लेकिन ये सीमित रूप में। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा सही। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा।
फिर है वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन है। संसाधन रहित संदर्भ में बात कर रहे हैं, संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन है, तो ये भी नहीं है, गलत है। फिर वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है, बस यही उनका औचित्य है कि वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। कक्षा चूँकि वो जिससे कि वो कक्षा का एक निर्माण करते हैं, कक्षा हम कह सकते हैं, तो वो एक अंग के रूप में है वो पाठ्यपुस्तक, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठचर्या यानी एनसीएफ फ्रेमवर्क, वही राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है, किससे? व्यवहारवाद से, रचनावाद से, संज्ञानात्मक सिद्धांत से या मानवतावाद से। यानी मानवतावाद यानी ह्यूमनिज्म, व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म, और रचनावाद यानी कि आपका कंस्ट्रक्टिविज्म, फिर कॉग्निटिव थ्योरीज हो गया आपका संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो किसको कह सकते हैं कि एनसीएफ जो है, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क, एनसीएफ अपनी समझ किससे प्राप्त की है? तो वो किससे की है? व्यवहारवाद से तो नहीं होगा, संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी कि कॉग्निटिव थ्योरी, इससे भी नहीं होगा, मानवतावाद से भी नहीं, रचनावाद ऑप्शन बचता है एक, रचनावाद यानी आपका कंस्ट्रक्टिविज्म, ये वाला ऑप्शन सही होगा। इससे आप एनसीएफ पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा आपका, एनसीएफ 2005 को अगर अच्छी तरह से आपने पढ़ा तो। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 में अपनी समझ किससे प्राप्त की है? रचनावाद से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है, प्रेरित समझा जा सकता है यानी कि उनको मोटिवेटेड समझा जा सकता है, कंसीडर कर सकते हैं मोटिवेटेड रूप में, किस तरह से? यदि वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के प्रश्न पूछते हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहन के स्कूल आते हैं। तो अगर वो क्या कहते हैं मोटिवेटेड है बच्चा अगर, तो वो क्या कहते हैं भाग लेगा, पूर्ण रूप से कक्षा में भाग लेगा और उसकी भागीदारी 100% होगी उस क्लास में। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे तो कह रहे हैं वो कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, तो ये वाला ऑप्शन अनुशासन बनाए रखते हैं। प्रेरित में अनुशासन नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वे उपस्थिति, अब अटेंडेंस लगाना एक क्या कहते हैं एक उद्देश्य नहीं है क्लास का, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ये भी सही नहीं होगा। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हैं, शिक्षक ने उनको दिया, कुछ बताया और फिर उन्होंने शिक्षक से उसका स्पष्टीकरण, उन्होंने सुना, उन्होंने अपने कान से सुना, उसको समझा, फिर शिक्षक से उसका डाउट है तो क्लियर कर रहे हैं, यानी फीडबैक प्राप्त कर रहे हैं फिर से, और शिक्षक भी उनसे फीडबैक प्राप्त कर रहा है, यानी स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो वही जो भी उन्होंने समझा, सोचा, सुना, उसको क्लियर कर रहे हैं। तो यानी कि जो है ये पारस्परिक एक दूसरे से बातचीत हो रही है, चर्चा हो रहा है इसमें, तो ये शिक्षक क्या कहते हैं प्रेरित, मोटिवेटेड बच्चा ही कर सकता है ऐसा, तो ये मोटिवेटेड समझा जाएगा उस बच्चे को, जो ये तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। वर्दी पहनना, खाली स्कूल ड्रेस पहन के आना, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? बच्चों के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, ऑप्शन ठीक दिख रहा है। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, ये भी ठीक। फिर शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, ये भी ठीक। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। अब देखते हैं क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? अब चूंकि मैंने अभी ठीक ये भी ठीक बोला है, तो इसमें इन सब में से सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा है, ये हमें देखना है। तो फ्रेंड आप हमने 3 ऑप्शन जो है उसको बोला ठीक है, ये भी ठीक है, तो इसमें सबसे उपयुक्त हमें ढूंढना है। तो आप चौथा ऑप्शन जो देखोगे, अगर हम इसको हटाएं इस ऑप्शन को, तो इसको सबसे आसानी से पहले हम हटा सकते हैं, चौथे वाले ऑप्शन को सबसे आसानी से हटा सकते हैं। कैसे? नियमित मूल्यांकन दे रखा है ना, और परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, तो इस तरह के ऑप्शन सही नहीं होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमने हटा दिया। बचा 3, क्योंकि शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, ठीक है। कक्षा में शिक्षक
सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, ये भी ठीक है। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। वास्तविक जीवन स्थिति की बात कर रहा है तो यानी रियल टाइम बात हो रही है। ये स्थितियों पर बच्चों की एक दूसरे के साथ बातचीत भी कर रहे हैं और उनकी जो परेशानी हो रही है तो बीच में उसमें मदद भी किया जा रहा है शिक्षक के द्वारा। तो ये सबसे अच्छी बात है कि उनको आज़ाद छोड़ दिया गया है और वो चर्चा कर रहे हैं आपस में, और एक दूसरे अलग अलग उनकी संस्कृति भी अलग है, अलग पृष्ठभूमि से आए हुए हैं। तो इस तरह से जो माहौल कक्षा का बनेगा वो बहुत विस्तृत बनेगा बाद में चल के। तो ये वाला ऑप्शन तीसरा जो है ये सही है। और आप ये देखोगे तो मतलब ये भी दोनों सही हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त पूछ रहा है तो तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अनुशासन किस तरह की मदद करता है? चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने में, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड इसमें देखेंगे, हम देखते हैं अनुशासन की बात कर रहा है तो हम हमेशा अनुशासन को गलत मानते हैं, लेकिन अनुशासन गलत नहीं होता है। एक स्कूल या एक कक्षा में अनुशासन होना चाहिए, लेकिन उस तरह का अनुशासन नहीं होना चाहिए जिससे कि बच्चा आपसे ही डरे और पूर्ण रूप से उपस्थित ना हो। मतलब प्रेजेंट आपके रजिस्टर में तो प्रेजेंट है, वो उपस्थित है क्लास में, लेकिन वो अपने मेंटली रूप से आपके क्लास में ना हो, डरा हो, दुबका हो। तो इस तरह का अनुशासन नहीं होना चाहिए। ये जो है ये ऐसा अनुशासन होना चाहिए जो बच्चे के लिए उचित हो। तो इसमें अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है अनुशासन? चुप्पी साधे रहने में, यानी वही वाली बात, पहली वाली बात, यानी आपने डरा दिया, ज़्यादा आपका स्ट्रिक्ट है अनुशासन जो है, अनुशासन का लेवल, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। फिर शिक्षकों को निर्देश देने में, यानी अनुशासन की बात कर रहा है तो वो शिक्षक जो है अनुशासित शिक्षक के लिए थोड़ी है, ये तो बच्चों के लिए है। तो यहाँ शिक्षकों को निर्देश देने में, यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चों को रट कर याद करने, इस तरह का ऑप्शन गया या रट कर याद करना हो गया, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा कभी सही, गलत होगा। फिर चौथा ऑप्शन ही सही होगा, बच रहा है यही, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित यानी रेगुलेट करने में और मॉनिटर करने में। तो अनुशासन उसी तरह का होना चाहिए कि वो अपने आप को रेगुलेट और मॉनिटर कर सकें उनकी अपनी शिक्षा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका, पर्यावरण की यानी पहला ऑप्शन है सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीन्स द्वारा वह जीनों कह सकते हो द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है, या अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है, या पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या विकास के कुछ पहलू आनुवंशिक और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? फ्रेंड इसमें ऑप्शन कम करें अगर तो देख सकते हो आप दूसरा ऑप्शन, नहीं दूसरा नहीं, हम किसको कम कर सकते हैं इसमें से? पहला ऑप्शन देखते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीन्स यानी जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होता है। ऐसा थोड़ी होता है, कुछ जीन्स आते हैं, 100% जीन्स किसी में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। जीन्स आते हैं कुछ, उस तरह से व्यवहार मतलब अपनी पिछली पीढ़ियों जैसा कुछ व्यवहार चलता है अगली पीढ़ी में, लेकिन पूरी तरह से नहीं होता है। तो ये कह रहा है पूरी तरह से निर्धारित होता है, पूरी तरह कंट्रोल नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा। अब देखें हम अगर अगला ऑप्शन, तो दूसरा ऑप्शन है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। अब कह रहा है किसी भी जन्मजात विकार, अच्छी देखभाल से और पौष्टिक आहार से किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। तो ये 100% सत्य नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन, ये स्टेटमेंट गलत है। फिर पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यहाँ केवल लग गया ना, इस तरह के ऑप्शन सही नहीं होते। पर्यावरण, ये वाला ऑप्शन गलत है, तो चौथा वाला बचता है, तो चौथा ऑप्शन सही भी है। विकास के कुछ पहलू कुछ आते हैं जो आनुवंशिकता से और कुछ पर्यावरण से आते हैं, और तभी विकास होता है। कुछ आनुवंशिकता से ही आते हैं और कुछ पर्यावरण में से लेते हैं, और दोनों मिलके विकास कर रूप प्रदान करते हैं। तो चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? तो इसमें से कौन सा है जो पियाजे का सिद्धांत में नहीं है? 3 होंगे जो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार हम कह सकते होंगे कि ये सही है। तो पियाजे ने जो बताया है कि बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, एक बच्चा अपनी दुनिया खुद बनाता है वो, क्योंकि पहले जो है बच्चा
परिवार में है, अपनी दुनिया खुद बनाता है, वो कल्पना कह सकते हैं। तो कल्पना एक उनकी दुनिया हो गई। तो ये ऑप्शन ये कह रहा है सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता, चूँकि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार ये सही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये सही है तो ये ऑप्शन, वैसे तो ये सही है लेकिन अब क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत हो गया। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये पियाजे ने नहीं कहा है। निरंतर प्रैक्टिस तो कहीं होता ही नहीं है ना। ये लो आप इस तरह का ऑप्शन गलत हो जाते हैं, तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार भी ये गलत है। वैसे भी निरंतर प्रैक्टिस जो है, ड्रिल जो होता है उस तरह के ऑप्शन गलत होते हैं। तो ये भी ऑप्शन, चूँकि ये ऑप्शन गलत है लेकिन यहाँ पूछ रहा है नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल थॉट की एक सीमा नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहमन्यता यानी कि अहम यानी ईगोसेंट्रिक, और फिर क्या है अनुत्क्रमणीयता यानी इन्वर्सिबिलिटी और ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति यानी टेंडेंसी ऑफ कॉन्सेंट्रेट करने की। तो जो है इसमें पूर्व यानी प्री ऑपरेशनल की बात कर रहा है कि सीमा नहीं है, तो इसमें ईगोसेंट्रिक ये भी है, रिवर्सिबिलिटी भी होता है, और ध्यान यानी कंसंट्रेट करने की ये भी होता है। तो नहीं है पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन सही होगा, प्रतीकात्मक विचार का विकास की एक सीमा नहीं है, यानी प्री ऑपरेशनल थॉट की एक सीमा नहीं है क्या, प्रतीकात्मक विचार का विकास। अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है कि डैश के अलावा इन चारों ऑप्शनों में से, इसके चारों ऑप्शनों के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक तरीका है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड आप इसमें देखोगे एक ऑप्शन आपको दिख गया होगा कौन सा ऑप्शन गलत है। इसमें के अलावा की बात कर रहा है ना, तो यह इंद्रियों को उत्तेजित करता है, खेल इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ये 100% सही है, उत्तेजित करता है। फिर कह रहा है ये समय बिताने का एक सुखद तरीका है। फ्रेंड खेल जो है समय बिताने का तरीका तो है, लेकिन खेल से क्या खाली समय बिताने के लिए हम खेल खेलते हैं? अगर ऐसा होता तो एक क्रिकेट प्लेयर हमेशा समय बिताने के लिए अगर खेल खेलता तो वो जब चाहे तब बैठा रहता, जब मर्जी तब खेलता। सब इतने उतावले नहीं होते खेलने के लिए, हर प्लेयर खेलना चाहता है हर मैच को, तो जो है ये तरीका नहीं होता है। तो इसी के अलावा यानी ये वाला समय बिताने का एक सुखद तरीका है, ये वाला ऑप्शन, ये स्टेटमेंट ही गलत है, इस तरह के ऑप्शन सही भी नहीं होते, तो यही वाला ऑप्शन सही भी होगा क्वेश्चन के हिसाब से। वैसे देखा जाए तो ये सारे सही हैं। वे नए कौशल हासिल करता है, खेलता है, तो हाँ उनको उपयोग करता है, निपुणता प्राप्त करता है अपने शरीर पर, ये भी सही है। लेकिन चूँकि ये अलावा पूछ रहा है तो ये दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। एक गंभीर रूप से सोचना, गंभीर रूप से सोचने को क्या कह सकते हैं, यानी क्रिटिकली थिंकिंग एक बच्चे के लिए गंभीर रूप से, तो उसको सोचने के लिए आमंत्रित करता है। क्या सही जवाब क्या है, या क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, या विभिन्न तरीक़ों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? इन चारों ऑप्शनों में से हम कौन सा इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा इसमें से रख दें बच्चे के सामने कि वो गंभीर रूप से सोचे? तो आप इसमें देखोगे सही जवाब क्या है। अभी ये कह रहा है पहला ऑप्शन कि सही जवाब क्या है, तो ये गंभीर रूप से क्या इसमें सोचेगा क्या वो? सही जवाब क्या है? सही जवाब अगर उसको 4 ऑप्शन दिया तो आप उसमें से तुरंत पकड़ ले, कहेगा ये, तो इसमें गंभीर रूप से कहाँ सोचा उसने? या एक ही जवाब कोई होगा उसका, तो वो सही जवाब पूछ देगा, आप एक जवाब दे देगा, वो सोचा कहाँ गंभीर रूप से? तो कह रहा है कि आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। तो क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? चलिए आपने उससे ये क्वेश्चन पूछ दिया, तो इसी तरह की स्थिति के बारे में वो ये भी कोई क्या कहते हैं क्रिटिकली थिंकिंग नहीं होगा, गंभीर रूप से नहीं सोचेगा इसमें भी वो, क्योंकि इसी तरह की स्थिति के बारे में यानी सेम मिलता जुलता कुछ स्थिति, यानी पहली स्थिति तो वो देख ही चुका था, अब उसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत क्या है? इसी तरह की स्थिति यानी एक स्थिति तो वो देख लिया होगा, तभी आप उससे कह रहे हो कि इसी तरह की स्थिति, यानी सेम कॉपी करेगा उसको और दूसरी स्थिति आपको बताएगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा।
फिर विभिन्न तरीक़ों से हम इसे कैसे हल करें। अगर कोई सवाल आपने दे दिया तो उसमें आप कह दिए उससे कि चलो आपने ऐसे भाग तो इस तरह से दे दिया, या कोई भी सवाल दिया, आपने कहा आपने इस तरह से डिवाइड किया, चलिए इसको आप कैसे इसको अप्रूव करोगे कि हाँ ये जो डिवाइड जो आपने रिजल्ट लाया है ये सही है कि नहीं। तो तरीके जो हैं आपके विभिन्न हो जाएंगे। तो विभिन्न तरीका सोचने के लिए वो बार बार मतलब जानने के लिए वो विचार करने लगेगा, हाँ ये ऐसा भी तरीका हो सकता है, ये भी तरीका हो सकता है। तो ये जो है ये क्रिटिकली थिंकिंग का एक तरीका हो सकता है। तो ये जो है तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? ये भी कोई तरीका नहीं है, छोटा सा तरीका है, ज़्यादा सोच नहीं पाएगा ये। तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोग्रेसिव एजुकेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेवलिंग, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। तो मुझे लग रहा है आपको इसमें आपका ऑप्शन मिल गया होगा आपको। अब आप देखोगे तो ऑप्शन को अगर घटाओगे तो ऐसे ही है, कम हो जाएंगे ऑप्शन आपके सामने। रैंकिंग नहीं करनी चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर इसमें क्या कह रहा है, लेबलिंग नहीं करनी चाहिए, तो ये भी गलत है, लेबलिंग भी नहीं करनी चाहिए। इस तरह का ऑप्शन गलत। परियोजना भी, फिर यहाँ रैंकिंग आ गया तो ये भी ऑप्शन गलत। यानी तीसरा और चौथा ऑप्शन बचता है, तो वही सही होगा, क्योंकि करके सीखना सबसे अच्छा काम, परियोजना विधि, फिर सहयोग से सीखना। तो ये तीनों जो चारों चीज़ें दे रखी हैं ये सही हैं, तो ये कोई ऑप्शन को सही बनाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? प्रगतिशील शिक्षा यानी कि वही प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में कौन सा ऑप्शन इसमें से बता रहा है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? पहला ऑप्शन है, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती करे। जीवन सच्चा शिक्षक है, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड इसमें देखते हैं, ऑप्शन कम करके देखें हम पर। तो यहाँ पे आप पहला ऑप्शन देखोगे तो कह रहा है स्कूलों की आवश्यकता नहीं है। तो ये इस तरह से ये स्टेटमेंट ही गलत है, ऑप्शन गलत कर देगा ये, कि स्कूलों की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि शिक्षा जो है स्कूल में ही इस बेस जो हमें आवश्यक शिक्षा है वो एक टीचर, एक शिक्षक ही देगा, चूँकि जो हमें स्कूल में मिलेगा। तो इस यहाँ कह रहा है स्कूल की आवश्यकता नहीं है, तो इस तरह से जो है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। हाँ सीख सकते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन ये इतना जो है ऑप्शन को गलत कर दे रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। तो शिक्षा स्वयं ही जीवन है, सही बात है। तो स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। फिर भी हम आगे देखते हैं, जीवन सच्चा शिक्षक है, क्योंकि यही वाला चीज़ें यहाँ पे रख दिया है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर कह रहा है स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखें। अगर हम कह दिए कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है, तो उसको लंबे समय तक जीने के लिए आपको तो जीने के लिए आप लंबे समय तक स्कूल को जारी रखोगे, यानी आपकी शिक्षा ख़त्म हो गई तभी भी आप स्कूल को जारी रखोगे। क्योंकि हमने पहले बताया है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है, तो इसका मतलब आप उसको जीवन मान गए होते। इस तरह के ऑप्शन कभी सही नहीं होते, तो ये भी ऑप्शन गलत है। बचता है क्या? दूसरा ऑप्शन, कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार या सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, या उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। तो मुझे लग रहा है इसमें भी आपको ऑप्शन पता चल गया। इसमें आप देखोगे कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। यह ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट सही है, और बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती यानी जोन ऑफ क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी निकटवर्ती विकास का क्षेत्र क्या संदर्भित कर रहा है, रेफर्स किसको कर रहा है? उस विकासात्मक चरण को
जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? क्या उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। यानी अगर हम बात करें प्रॉक्सिमल जोन की, निकटवर्ती विकास की, तो उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। यह ऑप्शन सही नहीं है। फिर अगला कह रहा है कि एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो निकटवर्ती विकास की बात कर रहा है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की। तो वही जो बच्चा स्वयं या जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका दूसरा सही होगा इसमें। और उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, ये नहीं होगा। उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, ये भी गलत है। तो दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड, कि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व यानी एंड्रोजीनियस पर्सनालिटी, एंड्रोजीनियस व्यक्तित्व है में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है, या स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। तो एंड्रोजीनियस उभयलिंगी व्यक्तित्व की बात कर रहा है। उभयलिंगी जिसमें स्त्री पुरुष दोनों का गुण हो। तो इसमें क्या कह सकते हैं? पहला ऑप्शन में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। माने गए, हम मानते हैं। अगर उभयलिंगी व्यक्ति तो उभयलिंगी नहीं, व्यक्ति जो है एक व्यक्ति है, ये तो उभयलिंगी नहीं है ना, क्योंकि एक व्यक्ति जो होगा वो दो ही लिंग हो सकते हैं उसके, या तो स्त्री या पुरुष। तो उभयलिंगी कब हो सकता है? जब उसमें स्त्री पुरुष दोनों के गुण हो। यानी आप जानते ही हो किसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो वह उभयलिंगी हम उसी को कहते हैं जिसमें स्त्री पुरुष दोनों के गुण होते हैं। ट्रांसजेंडर कह सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? पहला में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। दृढ़ अहंकारी, ये ऐसे ही ऑप्शन में भर दिया गया है, ये सही नहीं होगा, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या अब लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले सेशन में। फिर 30 क्वेश्चन मैथ के हो सकते हैं या पेडागोजी के, कुछ भी हो सकते हैं। तो उसमें हम आपसे मिलेंगे फिर दोबारा। तब तक के लिए धन्यवाद। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए प्लीज़। लाइक कमेंट भी कर सकते हैं।